आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जान है तो जहान है, ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि अगर आपकी अंदर जान है तो ही जहान है। जब आप जिंदा हैं तभी कुछ कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। पर जान को रहने के लिए भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है स्वास्थ्य आपका बेहतर होना चाहिए। स्वास्थ्य ऐसी पूंजी है जिसके माध्यम से ही हम अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से जारी रखते हुए आने वाले समय में तमाम व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसे कहा जाता है कि जो स्वास्थ्य होता है वो सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और स्वास्थ्य में जब खराबी आती है, कोई दिक्कत आती है, बीमार होते हैं, तो धरती का भगवान यानी डॉक्टर, यही कहा जाता है डॉक्टर को, चिकित्सक शुद्ध हिंदी, और अगर प्राचीन हिंदी की बात करें तो वैद्य, जो कि हमारे देश के क्या पूरे विश्व समुदाय के व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक, बात तो एक ही है। और धरती का भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर के अलावा केवल डॉक्टर ही ऐसा होता है जो कि मरीजों को काल के मुंह से भी निकाल लाता है। जटिल से जटिल ऑपरेशन करते हुए, जटिल से जटिल सर्जरी करते हुए और गंभीर बीमारियों में भी ऐतिहासिक रूप से इलाज करते हुए उनको जिला प्रदान कर देते हैं, जान वापस कर देते हैं। और तमाम ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने। हम कोरोना की बात करें, उस समय भी तमाम तरह के इतिहास बनाए गए। बड़ी संख्या में डॉक्टरों की जान भी गई और बड़ी संख्या में डॉक्टर लगातार इस व्यवस्था में लगे रहे। पर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो चीज़ें हैं वो बेहतर नहीं हो पा रही हैं। हम बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं करते, हम बात अपने देश की कर लें तो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर है ये कोरोना महामारी के समय सबने देख लिया है। कितने वेंटिलेटर हैं, कितनी तकनीकी मशीनें हैं, कितने तकनीकी विशेषज्ञ हैं, कितने डॉक्टर हैं। अमूमन हमारे देश के अगर डॉक्टरों की बात करें तो लगभग 13 लाख के लगभग डॉक्टर हैं वर्तमान में, जिसमें लगभग 8% में हम होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मान सकते हैं, यानी लगभग 1-1.25 लाख के लगभग। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर केवल चर्चाओं की बात करें तो चर्चाओं में हम बड़े बेहतर हैं, चर्चाओं में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पर अगर हम प्रैक्टिकल रूप से देखें तो उसमें तमाम तरह की चीज़ें होना बाकी है, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो उस पर चर्चा करेगा कौन। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती है और लगातार लोग बोलते हैं कि हाँ हम बेहतर करते नजर आ रहे हैं। ये दावे सरकारी होते हैं, दावे मंत्रियों के होते हैं और ये दावे डॉक्टरों के होते हैं, पर लगातार लंबी कतारें बताती हैं कि अभी भी इस क्षेत्र में काम करने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौरे करते हैं, छापे मारते हैं और यहाँ तक कि बड़ी संख्या में नकली दवाइयाँ भी जब्त कर लेते हैं। पर उसके बाद भी स्थिति हम देखते हैं कि चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं और लगातार इन चीज़ों को देखते हुए चर्चा भी होती है कि अगर इस तरह की दवाइयाँ पकड़ी जाती हैं तो उस पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। दिक्कतें किसकी हैं, गलती किसकी है, अब ये जनता जनार्दन भी जानते हो, शायद हम जैसे खबरनवीस भी जानते हैं क्योंकि खबरनवीसों के व्यवस्थाओं से कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ पर और महत्वपूर्ण चर्चा विषय ये है कि डॉक्टरों की लगातार भर्ती भी चल रही है और जो वर्तमान मैंने आंकड़ा बताया 13 लाख के लगभग, अभी भी हमारे देश में लगभग 2,80,000 डॉक्टरों की जरूरत और है, क्योंकि WHO के आंकड़ों के मुताबिक प्रति 1,000 पर एक डॉक्टर होना आवश्यक है। पर अभी की अगर वर्तमान स्थिति माने तो लगभग 1,300 पर एक डॉक्टर वर्तमान में मुहैया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्टरों की भर्ती लगातार चल रही है, पर तब भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। पूर्ति इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है उस पर काम करना बाकी है।
और एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि जो डॉक्टर है वो प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल को खोलने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, वो सरकारी सेवाओं में आना नहीं चाहते हैं। और यहाँ तक कि सरकारी सेवाओं में खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये भी व्यवस्था है कि 5 लाख तक वेतन देने के लिए सरकार तैयार है विशेषज्ञ डॉक्टरों को, जो कि विशेषज्ञ हैं अलग अलग बीमारियों के, अलग अलग जो है बॉडी के व्यवस्थाओं के हिसाब से। तो यहाँ पर उसके लिए भी चर्चा हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि चर्चा में ये भी आ रहा है कि डॉक्टरों को उत्तर प्रदेश में निजी प्रैक्टिस के लिए भी शर्तों के साथ छूट भी मिल सकती है। ये अभी हाल में ही लगभग हफ्ते 10 दिन पुरानी बात है, जहाँ पर चर्चा चल रही थी कि डॉक्टरों को यहाँ पर छूट भी मिल सकती है प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए, सरकारी डॉक्टर को, जिससे कम से कम आके अस्पताल में जुड़े। तो खैर ये पहली बार नहीं, इससे पहले 2018 में भी उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने भी कहा था कि प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए डॉक्टरों को छूट मिल सकती है। खैर ना तब मिली थी और अब की क्या यहाँ पर चर्चा चल रही है, हो सकता मिले या ना मिले, पर चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य सेवाओं पर। लंबी कतारें और इसके अलावा अविश्वास से भरा मरीज, तीमारदार, जहां पर हम देखते हैं कि प्रदेश में तमाम तरह के मामले सामने आते रहते हैं। वो मामले होते हैं कि खून की बिक्री के भी, खून माफिया भी सक्रिय है और अस्पताल माफिया भी सक्रिय है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए तो वहां पर आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल तक की जो दूरी है वो कम करते नजर आ रहा है। चर्चा में से बड़ा महत्वपूर्ण है और प्राइम टीवी हमेशा इस तरह के मुद्दों को उठाती है, आज फिर उठा रही है। और यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के हाल और छूट से क्या होगा लाभ। हमारे मेहमान जो रूबरू करूँ, प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में त्यागी जी अपनी बात रखेंगे, इसके अलावा डॉक्टर समीर सिंह अपनी राय देंगे, प्रितपाल सिंह सलूजा हमारी पार्टी अपनी राय देंगे और कांग्रेस की फायरवन प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा अपनी इस मामले में राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा से। विवेक भाई, लंबी लंबी कतारें, स्वास्थ्य मंत्री के लगातार दौरे, छापे, भाई मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ भाई, छापे हो रहे हैं, दवाइयाँ पकड़ी जा रही हैं और स्वास्थ्य मंत्री लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। मन उत्साहित हो जाता है कार्रवाई को देखकर, पर वो कार्रवाई के बाद फिर मामला भाई धाक का पाठ हो जाता है, धाक के 3 पाठ हो जाता है, उस पर काम नहीं होता है, वो छापा एक जगह पड़ता है, कुछ समय दुरुस्त हो जाता है, उसका फिर भाई स्थिति हो जाती है। जिम्मेदार कौन है? और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आप लोग मेडिकल कॉलेज भी खेल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। अब चंचल यादव बताएंगे कि मेडिकल कॉलेज कितने खुले हैं कितने नहीं खुले हैं, क्योंकि पहली मुश्किल आ रही है मेरे सवाल से। खैर उसको आपको अभी नहीं लूँगा, पर जब मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो मेडिकल कॉलेज में स्टाफ भी चाहिए, सेमी स्किल्ड स्टाफ चाहिए, स्किल्ड स्टाफ चाहिए, तकनीकी स्टाफ चाहिए। क्योंकि हमने कोरोना के समय में देखा है कि वेंटिलेटर तो चलाने वाला स्टाफ नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि वेंटिलेटर चलते कैसे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर चलते कैसे हैं, तमाम व्यवस्थाओं पर भी काम करना बाकी। कैसे देखते हैं, कैसे तस्वीर बदलेंगे जिससे कि हमारे प्रदेश के और हमारे देश के सबसे बड़े सूबे के मरीजों की तकदीर बदल जाए। देखिए गौरव जी, बड़ा गंभीर विषय है अच्छा जो आपने चुना है जी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है जी, सब जानते हैं कि दुनिया की 6ठे नंबर के देश की आबादी अच्छा उत्तर प्रदेश में विराजती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का नंबर 1 राज्य है। बहुत अच्छी बात कही। एक डॉक्टर को बनाने में अगर साधारणतः देखा जाए, एक MBBS डॉक्टर बनाने में 5 साल लगते हैं, बिल्कुल। और उसके ऊपर अगर स्पेशलाइजेशन वगैरह रहा 2 साल और मान लीजिए, तो 2-3 साल और लग जाते हैं। 10 साल मान लीजिए अमूमन, हाँ। विशेषज्ञ डॉक्टर बनने में, एक विशेषज्ञ डॉक्टर बनने में, और वो भी उसका हाथ साफ हो जाए, सर्जन है या इस तरह की स्थितियां आने में तो उसकी व्यक्ति तो 4-5 साल और लग जाते हैं। मतलब मोटा मोटा मैं जो कहना चाह रहा था कि एक MBBS बनाने में 5 साल लगते हैं। ठीक है। और एक डॉक्टर के साथ कम से कम 10 पैरामेडिकल स्टाफ का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उसकी पूरी टीम कंप्लीट होती है। बहुत बढ़िया, ये आंकड़े हैं, बहुत गहरी समझ है आपको जी। अब आप डॉक्टर बना दें, उसके पास पैरामेडिकल स्टाफ ना हो, ट्रेंड, तो जैसे आपने समस्या बताई कि मशीनें हैं चलाने वाली नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाल देख लीजिए,
ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल। और ये समस्या ना तो एक दिन की है और ना एक दिन में समाप्त होने वाली है। बहुत अच्छी बात है। हम पिछली सरकार में थे तो हमने ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के तमाम विरोधों के बावजूद नियमों में ढील दे करके मेडिकल कॉलेज खुलने के रास्ते साफ किए। ठीक है। नहीं, इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल थी। कुछ दिन डॉक्टर साहब उन लोगों ने काला फीता बांध के उस चीज़ का विरोध भी किया। अच्छा, ठीक। उसके बावजूद भी हमारे कह रहे थे कि अस्पताल ना खोले जाए, तमाम ऐसे, ना खोले जाए। मेरी बात सुन लीजिए, तमाम इनके ऐसे उसमें नियम थे अच्छा। जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज की फाइल अटक जाती थी। अच्छा। हमने उसका रास्ता सरल किया। उसके विरोध में कुछ दिन डॉक्टर साहब लोगों ने काली पत्ती बांध के, ठीक है, बांधे रहे प्रजातंत्र, हाँ, किया और उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज खोलने के रास्ते हमने बनाए। ठीक। और उसका लाभ यह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार संकल्प ले रही है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अच्छा। और उस पर काम कर रही है। अच्छा, कब तक करेंगे? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1 साल हो गया, 4 साल बाद। अरे सुन तो लीजिए, या यहाँ भी अटक की बात कर रहे हैं आप? नहीं, बात सुनने गौरव जी। 2017 तक कुल 12 मेडिकल कॉलेज थे। ठीक। मैं एलोपैथिक वाले की बता रहा हूँ। हाँ, इसको आप समझते हैं। ऐसे नीट की सीटें हैं, मैं वही ऐसे देखा नहीं, नीट की सीटें तो MBBS उसमें भी जाती हैं। 18 मेडिकल। ठीक है। उस तरह से तो 157 मेडिकल कॉलेज है। ठीक। यूपी में, जिसमें 115 सरकारी, 42 प्राइवेट है। ठीक। तो ऐसा नहीं, नीट से बच्चे वहाँ भी जाते हैं। MBBS प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो सरकारी की बात कर रहा हूँ। सब में जाते हैं बच्चे। सारी परीक्षा मेडिकल की नीट से ही होती है। बिल्कुल, कोई ज़रूरत नहीं होती जी। और उसके बाद 1300 MBBS की सीटें बढ़ी हैं। अच्छा। 13 मेडिकल कॉलेज नए खुले 23-24 में। तो अब 67 मेडिकल कॉलेज इफेक्टिव हैं, 35 सरकारी है, 32 प्राइवेट। ठीक। ये आंकड़े हैं। ठीक। और इसके पैरेलल तमाम नर्सिंग कॉलेजेज, ठीक, और जिसमें इनके पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेंड हो सकते, केवल नर्स ही नहीं होती इसमें, उसके साथ एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, तमाम से ऐसे पूरा एक बहुत बृहद स्केल हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। उसमें MBBS को छोड़ दिया जाए तो बात कुछ ऐसे भी कोर्स है जो कुछ की 4 साल मियाद है, किसी की 3 साल मियाद है। बिल्कुल। साल भर से तो कम किसी की मियाद नहीं है कि जिसमें आप इनको टेंड कर सकें। बिल्कुल। और ये सिनेरियो धीरे धीरे आपके प्रदेश का बन रहा है। अच्छा, बन रहा है। आपने कहा लाइनें हैं, लगती है हॉस्पिटल, बिल्कुल हम भी देखते हैं लाइनें लगती हैं। चाहे PGI हो, रात 3 बजे पर्चा बनाने के लिए लाइन लगती है। यही हाल KGMC का 12 मेडिकल कॉलेज फिर क्यों लाइन लग रही है? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ, उस पर आ रही है क्या, जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं वहाँ लोग नहीं है, वहाँ तो उतने कुछ लोग नहीं है, उतने स्किल्ड या उस तरह के लोग नहीं, लोग नहीं मेरे पास। और अभी वो संख्या टीम पूरी नहीं हुई है, हो रही है। ठीक है। फैकल्टी भी आ रही है, बहुत बढ़िया, एक्सपर्ट लोग भी आ रहे हैं। इसके बावजूद जब आप यहाँ लखनऊ के मेडिकल कॉलेज KGMC में कभी जाएंगे तो यहाँ के डॉक्टरों की पीड़ा ये रहती है कि साहब अन्य मेडिकल कॉलेज वाले पेन नहीं लेते, जरा भी कोई दिक्कत तो हमारे लखनऊ रेफर कर देते हैं। ये इनका है दर्द। जब आप वहाँ जाएंगे प्रयागराज में या गोरखपुर में तो उनका दर्द साहब हमारे पास ना तो उतना संसाधन नहीं है, ना संसाधन। पर आप अपनी बात पे आ गए, संसाधन नहीं है आपके पास। हमारी सरकार उनको संसाधन भी मुहैया दे रही है। अच्छा। उन संसाधनों को चलाने वाले कैसे ट्रेंड होकर के वहाँ पे आए, इसकी व्यवस्था अच्छा, मेरे ख्याल से अगर संसाधन दे देंगे तो जो कतारों वाली बात मैंने जो कही है अपने खत्म हो जाएगी 3 बजे वाली, जो आप स्वयं बोल रहे हैं। संसाधन के साथ जैसे आपने एक समस्या बताई ना कि मशीनें हैं चलाने वाले लोग, अब चलाने वाले लोग को ये भाड़े पे तो आ नहीं सकते। तो भर्ती कौन करेगा? बात सुन ले। हाँ। इसके लिए उनको ट्रेंड होना चाहिए। हाँ। ट्रेंड होने के लिए उनको ट्रेंड करने के लिए कॉलेज होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अच्छा। उन कॉलेज तो आपने गिना रही है, अच्छे कॉलेज गिना रही है आप। MBBS की गिनाए साहब। अच्छा, नहीं वो पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को नर्सिंग कॉलेज भी है। तो लखनऊ में करीब 20 तो नर्सिंग कॉलेज। जब वहाँ से ट्रेंड होकर के निकलेंगे, अगर फर्जी तो बंद करा दीजिए। नहीं, फर्जी विषय मैं नहीं कह रहा हूँ। नर्सिंग कॉलेज फर्जी चल रहा, बंद करा दीजिए। मैं किसी की मान्यता पे भी यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। जब योग्य स्टाफ नहीं ला रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा, बंद कराइए। क्या के लिए खुले हुए? पैसा कमाने के लिए। मेरी बात पूरी हो जाने दें। सुना दीजिए। थोड़ा सा इसमें सदा सहता से चर्चा करिए।
अभी मैं कुछ कहूंगा तो हमारे तमाम जो विपक्षी दल हैं उनसे क्या कहोगे? हमसे बात हो रही है आपकी, अभी प्रवक्ता मैंने उतारा ही नहीं है। देखिए, मीडिया सबसे बड़ा प्रतिवादी है आपका, बोलिए। आज़ादी के इतने वर्षों में हमने अगर इस पे कुछ माइलस्टोन काम किए होते, अगर इस दिशा में हमने सोचा होता, अच्छा, जिस दिशा से जनसंख्या हमारी बढ़ती चली जा रही है, जी, जनसंख्या का दबाव हमारे संसाधनों पे बहुत तगड़ा है, चलिए संसाधन चरमरा रहे हैं। चलिए ठीक है अगर हमने उस दृष्टिकोण से इस पे काम किया होता जी, तो जिस विषय पे आज अब आप चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, इससे कुछ और अपडेट विषय पे चर्चा चलिए, करते ठीक कि है, कोई हो और गया नई आपका? टेक्निक देश में आए, हो गया? कोई और नया चलिए, विषय ठीक की है, जाए। बेबे भाई। लेकिन आज जब हम कहते हैं कि हमें उन कामों को करना पड़ा जो लोग पहले वाले थे, अगर करते तो हमें ये ना करना चल, पड़ता, ठीक है। हम कुछ और करते। मेरे 2 सवाल ले लीजिए जी। छोटे 2 सवाल हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों को भी लेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आप सत्ता से आपको लेना सबसे आवश्यक होता है। 2 सवाल। धन्यवाद आपको। कब तक जनसंख्या का रोना रोते रहेंगे? पहला सवाल। जी वो तो बढ़ रही है, अभी तो किसी कहीं नहीं कि आप बच्चे पैदा मत करो जी भाई। अब जब नहीं, सरकार की नीति तो स्पष्ट है, हम दो हमारे तो चलो ठीक जी। है। आप कहिए फिलहाल ये नीति है उसको फॉलो कोई नहीं कर रहा है फिलहाल। अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आया, आप पढ़े लिखे कोई हो सकता है लेके आएंगे। हमारी ऐसी आपसे अपेक्षा है। जी जी जी, हो सकता है आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून आप लेके आओ, वो बात की बात है जी। पर विवेक भाई, जनसंख्या का रोना, इसके अलावा जो आपने कहा कि पहले काम नहीं हुआ, 9 साल से आपकी सरकार केंद्र में है और लगभग आपकी 6 साल से सरकार उत्तर प्रदेश में है। संसाधन को कोई बड़ा करने के रोका है, स्टाफ रखने के लिए कोई रोका है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कोई रोका है जी। स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी है कि स्वयं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री छापे मार रहे हैं, कुछ छिपा नहीं है, खुलेआम सब टीवी चैनलों पर और अखबारों में आता रहता है जी। और निश्चित रूप से मैं उनको अप्रिशिएट भी करूंगा। पर उसके बाद भी तस्वीर को बदलाव करने के लिए कितना और समय चाहिए? अगर सबसे बड़े राज्य है, सबसे बड़ी आबादी है, इसी का रोना रोते रहेंगे तो बाकी के 4 साल भी गुजर जाएंगे। तो क्या कुछ स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहतर पहल नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर संसाधनों का अभाव का जो हम रोना रोते हैं कि प्रयागराज से और लखीमपुर से और पूर्वांचल से लोग रेफर होके संजय गांधी पीजीआई आते हैं, बलरामपुर आते हैं, केजीएमसी आते हैं, लोहिया आते हैं, तो क्या उस व्यवस्था को हम रोकने का प्रयास नहीं करेंगे कि यहाँ के डॉक्टरों पर लोड कम बने? देखिए जवाब दे दीजिए, पर मैं चंचल भाई को लेता हूँ, बोल दीजिए। देखिए गौरव जी, ये स्थिति भी आएगी। अच्छा, लोग बस्ती में, गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में इलाज कराएंगे अच्छा, और संतुष्ट रहेंगे, चलिए, लेकिन ये स्थिति तब आएगी जब वहाँ से पहला बैच पास आउट होकर चलिए, निकलेगा MBBS का। चलिए, फिर आगे और अच्छी स्थिति तब आएगी अच्छा, जब उसी में से कुछ लोग MD बहुत MS करके वहाँ पे बहुत आएंगे। बढ़िया। देवी भाई, आपको- ये स्थिति देवी आप भाई, सोचे कि 5 साल के अंदर चलिए, दिख जाएगा। चलिए। ये दृश्य कम से कम बदलने में वहाँ का 7 से 8 साल लगेगा। बेबे भाई, मैं आपको एक जानकारी दूं, अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं जी। कि अगर हमारे देश में 13 लाख के लगभग डॉक्टर हैं, जी। उसमें से आधे डॉक्टर जो हैं वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से आते हैं। जी उत्तर भारत का कोई राज्य उसमें शामिल नहीं है। जी। सोच की बात है कि नहीं? उसको एक मिनट सोच की बात मैं है उसका कि जवाब दे दूं आप। जी, वहाँ सोच पे की सबसे बात है। तमिलनाडु सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ की सरकारों ने इस पे काम किया। तो आपने काम नहीं किया क्या? सुन लीजिए, हाँ, वहाँ पे सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज स्वीकार कर है, लिए, हाँ। प्राइवेट भी हैं, चलिए। सरकारी भी है, वहाँ की सरकारों ने काम किया। यहाँ की सरकार 4 राज्य गिनाए मैंने आपको, मैंने सारी बता दिया। और यहाँ की स्थिति, आधे डॉक्टर यानी लगभग 6.5 लाख डॉक्टर उन 4 राज्यों से हैं, यहाँ की और स्थिति, बाकी 25 राज्यों से हैं। अब आप सुन तो लें। जी, यहाँ की स्थिति है कि जो पढ़ के आता है वो लखनऊ, बहुत खिसका तो महानगरों में, या बनारस, इससे नीचे जो सुदूरवर्ती या जो ग्रामीण प्रदेश के जिले हैं, वहाँ पे आपको डॉक्टर बहुत गिने चुने मिलेंगे जो डिग्रीधारी होंगे। अच्छा। बाकी पूरी व्यवस्था तो झोला छाप लोगों ने संभाल रखी है। अच्छा। मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूँ। हाँ, आप तो इसको सुधारेगा कौन? सुन लीजिए, आप यही लखनऊ में बैठे हैं, हाँ। यहीं से आप 20 किलोमीटर दूर जाएं, चले ठीक है, बंगला बाजार यहाँ बिल्कुल प्रदेश आगे, में। चले ठीक, लेकिन ये दृश्य तब सुधरेगा चलिए, ठीक है। जब मेडिकल कॉलेजों से पहला बैच निकलेगा, चलिए। दूसरा हम भी निकलेगा, पहले बैच का तीसरा इंतजार करेंगे। सुन लीजिए, चलिए। फिर उसी में से कुछ लोग MS हमारे साथ MD डॉक्टर साहब करके बैठे हुए हैं। आएंगे। बताएंगे ये आप। पूरा सिनेरियो बदलने चलिए। में गौरव जी 10 विशेषज्ञ वर्ष बैठाया हुआ है आज आपको 10 जवाब वर्ष देने के के। बाद उत्तर चलिए। प्रदेश की मेडिकल व्यवस्था ऐसी होगी चलिए। कि लोग यहाँ देखने आएंगे। ठीक है, चलो देखने आएंगे। प्रवक्ता चंचल यादव, समय आपको लेता हूँ। चंचल भाई, कैसे देखते हैं आप? जल्दी बोलिए। देखिए गौरव भाई, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो डेटा होता है, सवाल कर डेटा रहा है। मैं बता रहा हूँ, डेटा जो है, अगर आपने देखा हमारे विवेक जी ने, पहली बात तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की है। और एक बात का मैं आपके बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा प्रतिवादी कोई अगर मीडिया है, बिल्कुल है, तो 1-2 लोग होना भी चाहिए, लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं, ही मैं यही बता रहा हूँ ऐसा है नहीं। जबकि
आप देखिए कौन सा चैनल इन सब बातों पे चर्चा करता है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, हाथ जोड़ के इस चैनल को धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात यह है, आज अगर मेडिकल के क्षेत्र में बात करें, अगर हम दूर ना जाएं, लखनऊ की अगर आप बात करते हो, इस लखनऊ के अंदर अभी हमारे विवेक जी ने बताया कि पिछली सरकारों ने काम करने की जो बात थी, पिछली सरकार ने 8 मेडिकल कॉलेज बनाए और उसको बना के चलाया भी। उन 8 मेडिकल कॉलेज के अलावा मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और मैं जैसे चूंकि हम लोग सभा में कुछ सारे गिन रहे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ, और जो आपने बताया केवल इसके पहले केवल 12 मेडिकल कॉलेज ही थे, ये भी फेक डेटा है। अच्छा, 23 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, और डेटा वाइज मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात कि मैं आता हूं उन बातों पे कि जो आपने कहा कि हमने जो काम की बात कही, आप लखनऊ के अंदर अगर मेडिकल के क्षेत्र में बता दूं, आप अभी बताया ना कि इसी लखनऊ के अंदर कोरोना पीरियड में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, और आप सोचो कि बेड नहीं थे, कितने बद से बदतर हालात थे। सबको लग रहा था कि सरकार इसे सीखेगी, कुछ अच्छा काम करेगी, कुछ बड़े काम करेगी, लेकिन आप देखिए इसी लखनऊ के अंदर हाँ, एक 50 बेड भी कहीं अगर बीजेपी के लोगों ने डबल इंजन ट्रिपल इंजन का सरकार है, कहीं 50 बेड भी अगर किसी अस्पताल में बढ़ा दिया उन्होंने, मैं आपको बताता हूं बेड तो बढ़ा है, बेड तो बढ़ा है, नहीं बढ़े हैं बेड, नहीं बढ़े हैं, मैं बता रहा हूं, ध्यान करिए। नहीं गौरव जी, इसी आप देखिए लोहिया से स्टार्ट करता हूं। लोहिया के अंदर पूरी ऑन्कोलॉजी की अलग से बिल्डिंग बनाई, पूरा एकेडमिक ब्लॉक बनाया, लोहिया का एक्सटेंशन गोमती नगर विस्तार में करने का काम किया, जिसको ये सरकार अभी तक केवल एक बिल्डिंग नहीं खड़ी कर पाई है पिछले 6 सालों में। आप आगे बढ़ोगे, 200 बेड का मास शिशु अस्पताल बनाया बगल में, और आप आगे बढ़ेंगे 100 बेड का अस्पताल आसियाना में था, उसको 300 बेड बनाया। आपने बक्सी तालाब विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा जो 100 बेड का राम सागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाया। और आप आगे बढ़ोगे, पीजीआई के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनाई। पहले 30 बेड का इमरजेंसी हुआ करता था पीजीआई के अंदर, आपने देखा होगा, आई थिंक मुझे अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन 150 बेड का इमरजेंसी अस्पताल, मतलब इमरजेंसी बेड है वहां पे, जो अलग से बिल्डिंग बनाई। और आप आगे बढ़ोगे तो पीजीआई शताब्दी बिल्डिंग, क्या नाम है, केजीएमसी के अंदर शताब्दी बिल्डिंग बनाई। उसके अलावा ऑन्कोलॉजी से लेकर के आपका कार्डियक से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए। और आप देखेंगे तो आपने देखा होगा जिस तरीके से एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया। ट्रामा सेंटर 2 बनाया, आपने देखा होगा, वृंदावन कॉलोनी के पास में है, और आप किसी को एक्सीडेंट होता, कोई दिक्कत होती, कम से कम ट्रामा और बनाए। और आज सच्चाई ये है, मैं धन्यवाद करता हूं विवेक भाई का कुछ बातों को लेकर के। इन्होंने कहा कि बस से बदतर हालात है, इन्होंने बताया, कहा कि लोगों के पास बेड नहीं है, भीड़ इतनी है कि पूछिए ना। अभी आप पीजीआई में चले जाओ, सामान्य आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता है, सच्चाई ये है। अभी आप चले जाओ केजीएमसी, आपको स्ट्रेचर तो कन्फर्म नहीं मिलना है, स्ट्रेचर नहीं मिलना है, आप जान लीजिए। आप अगर किसी पीआरओ के पास जाओगे, किसी नेता से फोन कराओगे, किसी कुछ कराओगे, हम लोग आए दिन देख रहे हैं, आए दिन कर रहे हैं। और आप सोचिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर जिस तरीके से सपा ने 100 बेड राम सागर मिश्रा का बनाया, 200 बेड हम मास शिशु बनाया, पूरा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, आपने देखा होगा 100 बेड का अस्पताल आसियाना में था, उसको बढ़ाया, आप कहीं 50 भी बना देते, कोई एक बिल्डिंग बना देते आप। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, और आपने देखा होगा जिस तरीके से बदायूं मेडिकल कॉलेज, जौनपुर मेडिकल कॉलेज, चंदौली, कन्नौज, आजमगढ़, गाजीपुर, सैफई, पैरामेडिकल से लेकर के आपने कहा पैरामेडिकल से लेकर आजमगढ़ पैरामेडिकल कॉलेज बना, और आपने पीजीआई के अंदर क्या नाम, सैफई के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज बना। तो बड़े बड़े काम हुए सपा सरकार ने, लेकिन हम लोगों ने कभी झूठ बोलने का काम नहीं किया। आज ये हालत है कि आप सारे जिला अस्पतालों को जो है मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे रहे हैं, और क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है? ऐसा है क्या बेबी भाई? अरे यही कर रहे हो आप। अच्छा, आपने, अच्छा बड़े मजे की बात, 2022 में गौरव जी, 2022 में इन्होंने नारा दिया कि हमने 75 मेडिकल कॉलेज बना दिए। प्रिंट मीडिया में कुछ और चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार कुछ और चल रहा था, इनके नेता कुछ और बोल रहे थे, और अभी कहां बन रहा है? अभी आपने कहा कि हमने जो है कुछ मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कुछ पे काम चल रहा है। ये मैं एक बात कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में विवेक जी एक ऐसे आदमी है जो कम से कम जो है बैलेंस करके झूठ बोलते हैं, ये बड़ा फायदा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा फायदा है, और सही बात को एक्सेप्ट करते हैं। अभी कोई बीजेपी का प्रवक्ता होता तो ना जाने कितने कितने बड़ी बातें करता है, 75 मेडिकल कॉलेज बन गए, ये बन गए, वो बन गए, ये हो गया। लेकिन आज हकीकत ये है कि आज इसी देश ने और इसी उत्तर प्रदेश ने गंगा में लाशें बहती हुई देखी हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पाया, लोग मर गए, और लोगों ने कराहा है, मैं देखा हूं लोगों को गिड़गिड़ाते देखा हूं, ऑक्सीजन नहीं थी, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उन सब चीजों के ऊपर सरकार ने चेता नहीं, और उसके ऊपर कुछ भी काम करने का काम नहीं किया। आज अभी देखिए, मैं 2-30 सेकंड लूंगा, आज जो बात हो रही, जिलों से लोग आते हैं, मैं आजमगढ़ की बात कर देता हूं, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज, उसके बाद 200 बेड का अस्पताल जो है आपने देखा अतरौलिया में बनाने काम किया सपा सरकार ने। और वहीं पे आप सोचिए, अगर आज आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में सारे इक्विपमेंट रहे होते, चूंकि सारे के सारे इक्विपमेंट हमारे मुख्यमंत्री उठवा के लेके चले गए गोरखपुर, और आप सोचिए आज उस मेडिकल कॉलेज की हालत यह है कि वहां पे सारी के सारी व्यवस्थाएं नहीं है,
चलो ठीक। बस केवल सरकार का सौतेला व्यवहार है कि आजमगढ़ है, वो कन्नौज है, वो सैफई है, वो कैसी बात कर रहे हैं, बदायूं है, सांसद उनका आजमगढ़ से है। मैं बता तो रहा हूँ ये हालत, ये सौतेला व्यवहार है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। दूसरी बात सुन लीजिए, और ये अगर सरकार को कम से कम इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आजमगढ़ व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, वाराणसी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, तो आज यहाँ पेशेंट ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा, आप एम्स का रोना रोते हो। आप मुझे बताओ, गोरखपुर का अगर एम्स बन के तैयार हो गया है, सारे डिपार्टमेंट अगर एक्टिव हो गए हैं, तो वहां के पेशेंट यहाँ लखनऊ क्यों आते हैं? ठीक हो गया। आप रायबरेली का एम्स आपने उसको जो है, लोग भी हैं बाकी हमारे डॉक्टर समीर सिंह है, वरिष्ठ चिकित्सक। समीर जी, आपने विवेक श्रीवास्तव की सुना और चंचल यादव को सुना, क्या कहना चाहेंगे? पक्ष विपक्ष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सर मैं अभी तक गौरव जी मैं सबकी बातें सुन रहा था, सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोग आपस में दावे कर रहे थे कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। एज ए डॉक्टर या चिकित्सक मैं इतने साल से 22 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जो देख रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, एक पैसा उनकी नीयत ही नहीं साफ है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। अच्छा। मैं आपको हालत बता दूं, मेरे कुछ मित्र हैं जो कि पीएचसी में काम करते हैं, वही डॉक्टर हैं, वही क्लर्क हैं, वही हिसाब भी लिखते हैं, वही सारा काम करते हैं। एक डॉक्टर के ऊपर आप इतना प्रेशर दोगे, वो कहाँ से मरीज का इलाज करेगा, क्या करेगा? वही चपरासी है जी। मतलब कोई सुविधा नाम की चीज नहीं देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सुविधा दे तो किसी को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छी बात है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताएं, यहाँ पे राजकीय, मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज है यहाँ पे, उसका हालत मैं आपको बताऊं, कितने साल से वहाँ पे कोई भर्ती नहीं की गई है, कोई स्वीपर तक नहीं है वहाँ पे, कि जो संविदा पे इनको डॉक्टर मिल जाते हैं, उनको जैसे लगता है भाड़े पे डॉक्टर रखे हुए, पैसा नहीं देंगे। हर चीज के लिए गवर्नमेंट के पास सारी योजनाएं हैं, फ्री लैपटॉप बांटने के लिए योजना है, फ्री कोई लैपटॉप बांट रहा है तो कोई साइकिल बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए किसी के पास ना कोई विजन है, ना कोई समय है। बहुत ही दर्दनीय हालत है। आप चले जाइए हॉस्पिटल्स में देखिए, अगर प्राइवेट डॉक्टर्स ना हो तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। ठीक है, बहुत ही भयावह खतरनाक स्थिति है। यहाँ तो अपना महिमा मंडन हो रहा है, हिंदुस्तान में अपना कर रहा है, भाई अपना कर रहा है। 1000 आदमी होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति है, डाटा आप देख रहे हो, कितने डॉक्टर्स हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई भी दावे कर ले, लेकिन ये लोग धरातल पे कोई भी कार्य नहीं करते हैं, डॉक्टरों को सुविधा नहीं देते हैं, तो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको पीजीआई की अभी बात हो रही थी, पीजीआई में सही बात है, आप अगर हम लोगों को भी इतना सोर्स लगाना पड़ता है भाई, किसी से कहला दो तब इलाज हो पाएगा। अच्छे डॉक्टर के पास आप वहाँ पे इतना मिस मैनेजमेंट है। मैं आज ही पीजीआई के पास यही एक डॉक्टर उनके यहाँ बैठा था, यही बातें हो रही थी, तब तक आपका फोन आया कि इस पे आप डिबेट है। बहुत ही अच्छा विषय है, लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, उनकी सोच होनी चाहिए गवर्नमेंट। मैं राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज की स्थिति बता दूं, वहाँ पे अगर मरीज दवा लेने जाता है तो उसको शीशी भी अपनी तरफ से खरीद के ले जानी पड़ती है। चलिए, तो ये स्थिति है। बांटते रहिए लैपटॉप, बांटते रहिए स्कूटी, पर स्वास्थ्य सेवा पर काम कर लीजिए, क्योंकि जब नेता लोग बीमार होते हैं तो मेरांता अपोलो चले जाते हैं, कोई केजीएमसी या बलरामपुर जाना नहीं चाहता है, ये सबको पता है। और चाहे वो नेता जेल का हो या वर्तमान में हो, और इनके लिए कि आप मतलब इतनी भीड़ है उसको मैनेज ही नहीं कर रहे हो। छोटे शहरों में भी आप सुविधाएं तो दो। समीर भाई, उसकी व्यवस्था पता ही है ना, कर्नलगंज, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, बस्ती आप चले जाइए, वहाँ की स्थिति देख लीजिए तो आप डर जाएंगे, कभी अस्पताल जाएंगे नहीं। डॉक्टर समीर, उसका भी कारण मेरे ख्याल से जब कोई नेता बीमार होता है तो उसके लिए मेदांता और अपोलो जैसे हॉस्पिटल फिलहाल राजधानी में, जी उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। अभी जिला चिकित्सालय चले जाएं, उनको स्थिति पता चल जाएगी कि क्या स्थिति है वहाँ। तो नेताओं के लिए मेदांता है, अपोलो है, सरकारी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। ठीक है, तब बारे में लोग आपको, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस है सुरा मिश्रा जी। सुरा जी, कुछ बोल रही थी आप और मुस्कुरा नहीं थी मेरी बात पर जब मैं बेबे भाई सवाल पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल, किसी ने कहा है ना कि जब चुना ही है उसे कत्ल का हुनर देखकर, अच्छा, तो मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर। अच्छा, क्या बात है। दिक्कत इस बात की है गौरव जी कि तथ्यों को झुठलाना
और मैं हर बार कहती हूँ, आप जानते होंगे हर डिबेट में कि शिक्षा, स्वास्थ्य जी वो 2 मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलनी चाहिए, बिना किसी राजनीति के मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो आपने देखा है कि राजनीति का जो रूप इतना बदल गया है। पहले मैं छोटी थी, मेरे गांव में प्राथमिक स्कूल और प्राथमिक सेवा का CST जो होता है, प्राथमिक सेवा केंद्र, आंगनबाड़ी, मुझे हर गांव के आसपास, पंचायत बहनों के आसपास मिला। बिल्कुल मिलता था, आप भी जानते, मैंने आंगनबाड़ी देखा मिलता है, रहा है। बिल्कुल देखा है। हाँ, क्योंकि सरकारों को मालूम था कि ये 2 व्यवस्थाएं अगर बेहतर हो जाती हैं, सोचिए हर गांव में एक स्कूल खुल जाना, जबकि हम विकास में इतने तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ रहे थे, हमारे पास भोजन की उपलब्धता नहीं थी, उसके बावजूद सरकारों की दूरदृष्टि सोच ने नहरों का विकास तो किया ही किया, साथ ही वो भी किया कि शिक्षा मिले, सड़कें जाएं और चिकित्सा हो। मुझे बचपन में और बड़े हुए में बहुत वर्ष हो गए, उसके बावजूद मैंने देखा। तो जब भाजपा का कोई प्रवक्ता ये कहता है कि हमने किया, डॉक्टर साहब बैठे हुए बोल रहे हैं 22 सालों से वो अपना कर रहे हैं, मतलब 22 साल पहले उन्होंने पढ़ाई की होगी इस देश में रह के, इस देश के डॉक्टर में। आप किंग जॉर्ज की बात कर रहे थे, हमारे विवेक भाई भी बात कर रहे थे किंग जॉर्ज की। आपको पता है ना कब स्थापित हुआ था? जब 100 वर्ष पूरे हुए थे, शताब्दी वर्ष के नाम पर उसका एक नया उसमें इनॉग्रेशन किया गया था। कॉलेज उस यूनिवर्सिटी ने भेजा हुआ है कि उनको एम्स का दिया जाए दर्जा, उनको मिला भी है कि हाँ होगा, लेकिन क्या हुआ अभी तक किसी को खबर नहीं है। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आपकी तरह पत्रकार हो जो कम से कम 7 दिन में 2 दिन ऐसे मुद्दों पे बहस करें। जरूरत है आज की जनता को जानने की, जिस एम्बुलेंस के नाम पे सड़कों की राजनीति होती है, कंधों पे बाप के तमाम तरह के देखा है वीडियो हम लोग देखते रहते हैं, बिल्कुल देखते बिना रहते एम्बुलेंस के। दूसरा, उस एम्बुलेंस के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया गया, करोड़ों का भ्रष्टाचार, वो कैसे मालूम चला? जब एक नवप्रसूता ने कुछ देने से मना कर दिया था, तब उद्घाटित हुआ था। विवेक भाई बताएं कि अगर जाना आपने कि करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, आपने क्या किया? आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा था चुनावी वादों में कि हम ये करेंगे। रोज भ्रमण तो होता है पाठक जी का, फोटो भी आती है, लाइन में खड़े भी होते हैं, लेकिन क्या इनके पास उत्तर है कि उस फोटो के बाद क्या होता है? क्या लाइन कतारें कम होती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, बेड बढ़ा? तो अभी आप जनसंख्या का रोना रो रहे थे ना, स्वीकार कर रहे, संदेह नहीं उनके पास। नहीं, मैं देखिए, अभी तक जब शुरुआत की थी विवेक भाई ने, तो बहुत अच्छे खासे आंकड़ों के, आदर्शवादी तथ्यों की बात कर रहे थे। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश में, राज्य में, हर समाज में अगर असल बात नहीं हो रही है, किताबी बातें हो रही हैं, तो कोई जरूरत नहीं है उसकी। क्या होना चाहिए, नहीं क्या हो रहा है, इसकी बात हो रही है। आपने मुद्दा इसलिए उठाया है, इस राज्य में चरमराती हुई चिकित्सा व्यवस्था किस हद तक गर्त में चली गई है। जब सुविधाएं नहीं थी तब डॉक्टर और स्वास्थ्य केंद्र थे। आज आप कह रहे हैं कि विश्वगुरु बने हुए हैं, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ कर दिया, तो बताइए ना क्या क्या हुआ है। मैं परसों लोहिया में गई थी, मेरे गांव से 5-6 लोग आए थे जिनको पहुंचना था, वहां पे एडमिट होना था। जब तक पर्चा बना के वो आगे पहुंचे तब तक डॉक्टर उठ के जा चुके थे। क्या आपने रोक लगाई या कोई ऐसी आपके पास इंफॉर्मेशन विवेक भाई कि आप बता सकें जो डॉक्टर आपकी सरकारी अस्पतालों में है, क्या वो प्राइवेट कहीं भी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो आपने क्या नियम बनाए हैं? अगर आपके नियम में कुछ संशोधन हो रहा है तो आपने क्या किया है? क्या जनता को बताएंगे? नहीं, क्योंकि सबको पता है, जितने लोग बैठे हुए यहाँ पे, कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर प्राइवेट बैठकर भी अपने कामों को देखते हैं, और आपके नाक के नीचे आप कर क्या रहे हैं? आपने तुमको अच्छा खासा पैसा दे रहा है ना, उसके बावजूद चिकित्सा व्यवस्था हमारी चरमराती नहीं। अगर आपकी नीतियां अच्छी होती। डॉक्टर साहब बैठे हुए, उन्होंने कहा कि राजनीति, जब राजनीति इन मुद्दों पे तब नहीं की गई, इनके पास किसी उन्होंने कहा है किसी भी सरकार का विजन नहीं रहा। मुझे आवाज नहीं आ रही। उनका कहना, डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर समीर का, कि सरकारों के पास विजन नहीं रहा है, सोच नहीं रही है स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए। सीधा आरोप लगाया है, और सभी सरकारों का है, उन्होंने किसी एक सरकार को उन्होंने टारगेट नहीं किया, सबके लिए नहीं। देखिए गौरव जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि तब और आज में जो अंतर है वो दिखाता है दूरदृष्टता का। हमने उन्हीं में अगर अच्छा काम किया होता जो हमें मिला था, जो हमारे पास बेस था,
अगर हमने उसमें सही से काम किया होता तो स्वास्थ्य विभाग आपका चरमराता नहीं। हमारी सोच तो बहुत अच्छी थी, हमने इस देश को हर वो संभव काम करके दिया जिसकी जरूरत थी। हर गाँव दोबारा मौका दूंगा आपको, दोबारा मौका दूंगा। हमारे साथ पिरपाल सिंह सलूजा है आम आदमी पार्टी से। पिरपाल भाई, मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं दिल्ली में, हालांकि चर्चा लगातार बनी रहती है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार आप यूपी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। खैर, आंदोलन और प्रदर्शन करने की आपकी जो नीति है वो काबिल तारीफ है। कोई पार्टी यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाए ना निभाए, आम आदमी पार्टी भूमिका निभा रही है। लगातार प्रदर्शन होते रहते हैं, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो। फिलहाल महत्वपूर्ण चर्चा विषय आज का है स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या राय है, और कितने यहाँ पर हम सक्षम हुए हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर दुरुस्त करने के लिए। गौरव जी, मैं विवेक जी को साधुवाद देना चाहूंगा और आपके चैनल को। जी, आपके चैनल ने बहुत अच्छा विषय उठाया जो जनता से, आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है जी। और विवेक जी को इसलिए साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भरे मन से इस बात को माना कि सरकारें फेल हो रही है जी। आपको याद होगा जब भी चुनाव आते हैं उत्तर प्रदेश के या किसी भी प्रदेश के भीतर, तब एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन। अच्छा। अब उसपे भगत कबीर जी का एक दोहा बहुत अच्छा फिट होता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अच्छा, राही को छाया नहीं फल लागे तो दूर। अच्छा। अब समझ लीजिए दर्जन भर से ज्यादा योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान योजना ले लीजिए, तमाम योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है। उसके बाद हमारे देश में 11 लाख नवजात शिशुओं की मौत होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। 90,000 शिशु जो है नवजात शिशु हर वर्ष प्रति वर्ष यहाँ पे खत्म हो जाते हैं स्वास्थ्य के अभाव के कारण जी। अब ये होता क्यों है जी? देखिए, दिल्ली में जब हम लोग को 2013 में सरकार मिली तो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से ध्वस्त थी। अच्छा। आम आदमी पार्टी ने इस दो चीजों, अरे यार मत बोलिए, कांग्रेस बगल में बैठी है भाई, आपके बुराई करेंगे तो गठबंधन टूट जाएगा। INDI बना है जी। यहाँ पे वो विषय नहीं है जी, वो विषय जब देश का विषय होगा हम उस पर भी बात कर लेंगे जी जी। हम लोगों ने दो जगहों पे काम किया। अब देखिए, छोटी सी बात ले लीजिए, हमारे देश का जो कुल बजट है जी, उस कुल बजट का 1.3% जी पूरे देश के स्तर पे स्वास्थ्य सेवाओं में लगता है। लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2017-18 ले लीजिए 1.3%, जी। 18-19 ले लीजिए 1.4%, 19-20 ले लीजिए 1.7%। अब 20 और 21 में जब कोरोना आया तब इन्होंने इसको 9% किया, अब फिर घटाकर उसको 3% कर दिया, जिसमें से 2% जी वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग जाता है, इक्विपमेंट पे लग जाता है और तनख्वाहें जो बांटते हैं डॉक्टरों को, नर्सों को और जो भी कर्मचारियों को, उस पे चला जाता है। अब 1% के भीतर 24 करोड़ की आबादी को कैसी सेवाएं दे पाएंगे जी? विवेक जी का दर्द एकदम सही है। अच्छा। चंचल जी का भी दर्द बिल्कुल ठीक है, हमारी बहन कांग्रेस से बैठी उनका भी दर्द सही है। डॉक्टर साहब ने तो खुल के कह दिया कि भाई PGI जैसे संस्थानों में आप सेवाएं नहीं दे पा रहे, कारण आप लखनऊ में बैठे, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, मेरे पास अगर लखनऊ कोई आता है तो कहता भैया PGI में एडमिशन करा दो भाई, मैं हाथ जोड़ देता हूँ भैया वहां नहीं हो पाएगा। KGMC तक के लोगों का फोन आता है कि भैया भर्ती करा दो। समस्या यहाँ सबसे बड़ी है कि दिल्ली के भीतर जब 2013 में हम लोग के पास मिला, ये दो चीजें एकदम चरमराई हुई थी। दिल्ली सरकार ने जो अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया वो 24% कुल बजट का स्वास्थ्य सेवाओं में लगाना शुरू कर दिया और 26% कुल बजट का शिक्षा स्वास्थ्य में लगाना शुरू कर दिया। आज दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ऊपरी स्तर पे चली गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप रही है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने भी खंडन किया, नहीं कि वो प्रचार कर रही है, वो कर रहे हैं। देखा है सरकारी गौरव जी, देखिए गंभीरता का विषय जी। सरकारों को अपने नागरिकों को सिर्फ चुनाव के समय में आप उनको स्वर्ग दिखा दे और जब वो उनके घर वाले, उनके पिता, उनके पत्नी, उनके बच्चे जब स्वास्थ्य सेवाएं लेने सरकारी अस्पताल में जाए तो पर्चे के अलावा उनके साथ कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल, मैं उन कर्मचारियों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं डॉक्टर और नर्सों के ऊपर नहीं उंगली उठा रहा। वो बेचारे जब 1000 के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए, आज 10,000 के ऊपर एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश में है। 1000 के ऊपर 3 नर्सें होनी चाहिए, मात्र 0.6% नर्सें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ध्वस्त है। गोरखपुर जो
वो योगी जी का गृह जनपद है, वहां से लोग परेशान हो के लखनऊ आते हैं। लखनऊ में फोन आते हैं कि भैया ब्लड दिला दो, अस्पताल में भर्ती करा दो, अंतों ज्यादातर उसकी मृत्यु हो जाती है चीजों में। सब जब तक आप अपने बजट को नहीं बढ़ाएंगे तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे। और विवेक श्रीवास्तव जैसे जो प्रवक्ता है वो चैनल पे आके अपनी पार्टी का बचाव तो कर पाएंगे मगर जनता को हल नहीं दे पाएंगे जब तक आप अपना बजट नहीं बढ़ाते हैं। पूछता हूँ सुनील जी बड़े समाज सेवी है, बुजुर्ग है और तमाम चीजों को, तमाम सरकारों को अपने आपने आंख से देखा है। व्यवस्थाओं में किस तरह परिवर्तन हो रहा है, क्या कुछ स्वास्थ्य सेवाओं में हमने बेहतर पाया है और क्या स्थिति है वर्तमान के हिसाब से, आपकी क्या राय है जो इस समय स्वास्थ्य सेवाएं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में चल रही है? गौरव जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके प्राइम चैनल का धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आप समाज में बहुत ही उपयोगी मुद्दे उठा रहे हैं और वो एक जनमानस के में एक जागृति पैदा कर रहे हैं। पिछली बार जो आपकी डिबेट थी जिसमें आपने मेरे को बुलाया था रेरा से संबंधित, उसमें मेरे पे कम से कम 2-3 लोगों के फ़ोन आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी रेरा में त्यागी जी कोई ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको सोल्व कराइए। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं गौरव जी से बात करूँगा और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किसी तरह से सोल्यूशन मिल जाए। अब बात आती है स्वास्थ्य सेवाओं की। मेरा इसमें सभी इससे ये कहना है, जितने भी मेरे भाई हैं और डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब पहले हम भगवान को मानते थे और भगवान के बाद अगर किसी व्यक्ति को हम मानते थे तो डॉक्टर को धरती का भगवान मानते थे। और डॉक्टर में कितनी श्रद्धा होती थी कि एक आदमी अपने पेशेंट को छोड़कर डॉक्टर के दरवाजा बंद कर लेता था और वो डॉक्टर बाहर आ जाता था, सोचता था मेरा पेशेंट या मेरा मरीज भगवान के पास पड़ा है। अब जो है डॉक्टर साहब, डॉक्टरों की जो है फीलिंग में एक चेंज आ गया है। अब डॉक्टर एक पेशेवर हो गए हैं, वो प्रोफेशनल हो गए हैं। एक डॉक्टर को किसी से कोई मतलब नहीं है कि कोई गरीब है वो कहां से पैसा ला रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको पैसा चाहिए। आपने देखा होगा डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पे लोगों को जबरदस्ती लिटाए रखते हैं कि अपना बिल बढ़ाने के लिए। सही बात है। ये एक तरह से है। जब तो मेरे कहने का मतलब है चाहे हमारे यहाँ गौरव जी 13 लाख डॉक्टर हो जाए, ये 15 लाख डॉक्टर हो जाए, जब तक कि डॉक्टरों का मोरल वो नहीं होगा, जब तक समाज सेवी डॉक्टर नहीं होंगे, तब तक ये फीलिंग नहीं होगी। आज डॉक्टर साहब से मैं पूछ रहा हूँ, डॉक्टर साहब आज कोई भी डॉक्टर, छोटे से छोटे डॉक्टर की फीस 500 रुपए है। 500 रुपए से किसी की कम नहीं है। और जो बड़े डॉक्टर हैं वो 800 से 1200 रुपए तक की फीस लेते हैं। और कोई भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर समीर प्लीज सुनिए मेरी बात, डॉक्टर समीर, कोई भी डॉक्टर कोई भी रसीद नहीं देता है कैश की। जब आपसे फीस देने जाते हैं वो चुपचाप अपने ड्रॉर में पैसा रख लेता है। कोई भी डॉक्टर आपको रसीद की फीस नहीं देता है। और वैसे वो सरकारी डॉक्टर वो बनते हैं। हमारी सरकार एक डॉक्टर के ऊपर कितना पैसा खर्च करती है डॉक्टर बनाने के लिए, वो गांव जाना पसंद नहीं करते। वो अपनी वही दवाइयां लिखते हैं जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उनको एक पैकेज देती हैं, हम आपको बड़ी कार देंगे, हम आपको फ्लैट देंगे, फौरन में देंगे। और उनकी कारों की इंस्टॉलमेंट वो जब तक देते हैं जब तक कि वो उनकी दवाइयां लिखता है डॉक्टर। जैसे ही वो दवाइयां लिखना बंद कर देता है वो कर देता है। तो मेरा डॉक्टर साहब यही कहना है कि डॉक्टरों का मोरल खत्म हो चुका है और जब तक डॉक्टर अपने उस पूरे आने रूप में नहीं आएंगे भगवान जिसको पेशेंट को मानते हैं। मैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी गांव की जमीन बेच दी, गांव के किसान जमीन बेच के आए और अपने मरीज का इलाज कर रहे हैं। लेकिन उन डॉक्टरों के दिल में कोई भी वो नहीं है, कोई नरमी नहीं है। वो सोचते नहीं हमें कुछ भी हो, हमें पैसा चाहिए। एक डॉक्टर साहब, मैं अपने पड़ोसी का आपको उदाहरण देता हूं। मेरे पड़ोसी को डॉक्टरों ने गलत दवाइयां दे दी अपनी उनकी मिसिस को। सर गौरव जी मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उनको गलत दवाइयां दे दी, उनको कैंसर हो गया, कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उन आदमी ने उन डॉक्टर्स के ऊपर केस किया हाई कोर्ट के अंदर और वो केस जीत गए। 20-25 उन डॉक्टरों को पेनलाइज किया गया। उन डॉक्टरों से 25 लाख रुपए 20-25 लाख रुपए लिए गए और वो उनको दिए गए। उन्होंने वो पैसे का एक अपनी मिसेस के नाम से ट्रस्ट बनाया, गरीबों की सेवा की। तो मेरा डॉक्टर साहब यही कहना है और सभी से कि सरकार चाहे विवेक जी की हो, चाहे आपकी हो, मान साहब की हो या इनकी हो, किसी की सरकार हो या बहन जी की सरकार हो कांग्रेस वाली, लेकिन जब तक हमारे डॉक्टरों का मोरल नहीं होगा, मैम हम पहले भी डॉक्टर थे, पहले भी लोगों का इलाज होता था, ऐसा नहीं है। अब इतने डॉक्टर्स हो गए हैं फिर भी इलाज नहीं हो रहा क्योंकि उनमें स्वार्थ है। मैम आप एम्बुलेंस नहीं भेजेंगे। मैं ऐसे डॉक्टर्स बता सकता हूँ मैम जो सरकारी नौकरी करते हैं लखनऊ के अंदर और उनके बहुत बड़े बड़े नर्सिंग होम है, वो डॉक्टर्स को अपने पेशेंट्स को डॉक्टर साहब नाम बताइए, मैं कार्रवाई कराऊंगा। आपको रेफर करते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर प्रशांत वर्मा ये इंस्टीट्यूट में आके इतना बड़ा अस्पताल खोल लिया, पर डे हमको लग रहा है 1.5 से 2 लाख रुपए की फीस कमाते हैं। उनके इंस्टीट्यूशन है, उनके अपने चेकिंग पॉइंट है, वहीं पे भेजेंगे पेशेंट को चेक कराने के लिए। और अपने मेडिकल स्टोर है, वो अपने हॉस्पिटल के पास से मेडिकल स्टोर रखते हैं, उन्हीं मेडिकल स्टोर पे उनकी दवाइयां मिलती हैं। उनका उस पर लिखा था रेफर बाई डॉक्टर। रेफर बाई का मतलब है वो कमीशन उसके पास पहुंच जाएगा। उसको डबल कमीशन डॉक्टर को मिल रहा है। एक कंपनियां दे रही हैं, दूसरा दवाइयां मेडिकल स्टोर वाला दे रहा है। तो डॉक्टर साहब जब तक हम डॉक्टरों को अपना मोरल नहीं सही करेंगे, डॉक्टरों में गरीबों के प्रति सेवा नहीं आएगी। राजनीति से हटकर हाँ
मैं गौरव जी इस पे मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ गौरव जी। गौरव जी 30 सेकंड के लिए 30 सेकंड के लिए मैं अपनी बात रखना चाह रहा था। सर ने जो बात कही वो कटु सत्य है जी। सबसे बड़ी समस्याएं 2016 से पहले जो डॉक्टर हमारे तैयार होते थे, जो हमारे बच्चे तैयार होके आते थे, वो 17 लाख से 22 लाख के बीच में डॉक्टर एक तैयार हो जाता था जी। आज की डेट में सरकारों की अनदेखी के कारण एक डॉक्टर 1 करोड़ से ऊपर जी, ये आप डॉक्टर भगवान कैसे रहेगा? अगर घर वाले अपना गहना बेच के, जमीन बेचकर, मकान बेचकर अगर डॉक्टर पैदा करेंगे, सरकारों की मानसिकता जो पिछली मानसिकता के कारण, तो वो डॉक्टर कहाँ भगवान रह जाएगा? वो तो बिजनेसमैन बनेगा भाई। हम मंदिर के बाहर अगर लंगर लगाएंगे, लंगर लगाते समय हम ये नहीं देखेंगे एक कलसी जा रही है, 2 कलसी जा रही है, हम बढ़ा चढ़ा के देंगे। अगर उसी को दुकान खोलेंगे तो बार बार लिखेंगे भाई दोबारा सब्जी मांगो को पैसा लेंगे। तो यहाँ पर एक बार और जब तक ये भावना तो यहाँ पर एक बार और स्पष्ट होती है कि अगर हम डॉक्टरी करने आ रहे 1 करोड़ रुपए खर्च करके, तो हम पैसा कमाने आ रहे हैं, धरती भगवान बनने के लिए नहीं आ रहे। ठीक है, ये बात भी स्पष्ट है कि हम पैसा कमाने आ रहे हैं, इसलिए 1 करोड़ जो हमने खर्च किया है उसका भुगतान हम आम जनता से लेंगे। आप धरती भगवान कहलाने के लिए नहीं आ रहे हैं, नहीं, लेकिन सेवा का इलाज करने आ रहे हैं और हम पैसा लेने आ रहे हैं। ठीक है, विवेक सिंह, तो जवाब आपको देना है, फिर बाकी मेहमानों को लेता हूँ। तमाम लोगों ने आपकी बातें कही और सबने आपकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। देखिए गौरव जी, प्रतिपाल भाई भी बोल रहे थे लगातार जी, सबके जवाब दे देता हूँ। बोल लीजिए। हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह का प्रश्न उठाया जी कि हमारे शासनकाल में ये हुआ था, ये हुआ था जी, अगर इनके शासनकाल में मेडिकल कॉलेज पर्याप्त मात्रा में खुले होते तो जो डॉक्टर समीर जी हैं ये आज MBBS वाले डॉक्टर होते, ये होम्योपैथी में ना गए होते। अच्छा, उस समय की स्थिति ये थी कि आपके पास योग्यता होते हुए भी संसाधन इतने सीमित थे कि आप चाह करके भी वहाँ नहीं जा सकते थे। अच्छा। मैं खुद जब इंटरमीडिएट किया था तो उत्तर प्रदेश में कुल इंजीनियरिंग में 1722 सीटें हुआ करती थी, जिसमें मोतीलाल से लेके रुड़की तक शामिल था उस समय। अच्छा, और यही समस्या रही होगी डॉक्टर समीर जी के सामने जी, ये चाह करके भी होम्योपैथी का उसमें दाखिला ना पाए होंगे, जबकि उससे ज़्यादा योग्य रहे होंगे। आज हमने छात्रों के सामने ऑप्शन दिया है। अच्छा, कि अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, एक समय था कि हमारे प्रदेश का युवा अगर पढ़ना चाहता था तो बाहर प्रदेशों में जाता था। अच्छा, हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी रास्ते बनाए, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के भी रास्ते बनाए, और जो प्रीतपाल जी कह रहे कि 1 करोड़ लगता, नहीं, ये सत्य नहीं है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में आज जनरल की फीस 30,000 रुपया है। अच्छा, 30,000 रुपये। अच्छा, आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं, उनके उंगली ये पहले की बता रहे हैं, सरकार ने बढ़ा चुकी है, 4 गुना बढ़ा चुकी है। उनकी उंगली से नहीं कुछ होता। मेरा खुद का भतीजा है KGMC से MBBS कर रहा है। हाँ, कर रहा है। इसी साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया हूँ। पिछले साल भी उसका फर्स्ट ईयर पूरा हो रहा है। बता देंगे, ठीक है, मैं उनकी उंगली से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं खुद गार्जियन हूँ, मेरा भतीजा कराया, अब की मेरी भतीजी क्वालिफाई की, उसका भी कराने जाऊँगा इसी बार। तो मुझे ये ना बताएं फीस मेडिकल की क्या है। अच्छा, अब आप प्राइवेट की बताएंगे। अभी एम्स में है, डॉक्टर हो गए MBBS, एरा की ना बताओ। 1 करोड़ रुपए उनके घर वालों ने लगाया। अरे भाई एरा की ना, एम्स में डॉक्टर है इस समय। एरा की ना बताओ, वो मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बता रहा हूँ भाई। आपने व्यवस्थाएं कहाँ दे रखी है? सीटी कितनी है? आपने व्यवस्थाएं कहाँ दे रखी है बताइए। सुन लीजिए मेरी बात सुनो। क्यों लोग बच्चे जा रहे हैं? अरे भाई बात सुनो भाई, यूक्रेन के बच्चे आज भी आए हुए हैं। दिल्ली की मृत्यु दर बढ़ गया है नवजात शिशुओं का। देखिए मैं है क्या, दिल्ली में ये बहुत पैसा खर्च कर रहे चिकित्सा क्षेत्र में। अच्छा, और परिणाम ये है कि शिशुओं की मृत्यु दर दिल्ली में बढ़ गई है, नवजात शिशुओं की। अच्छा, उसके आंकड़े भी मैंने आंकड़ा दे दिया साहब। हाँ। पूरे देश में 11 लाख शिशु की मृत्यु होती है नवजात शिशुओं की। दिल्ली में आंकड़े आपके यहाँ बढ़ गए हैं मान्यवर, आंकड़ा देख के बात करिए। शिशु देखिए, ये बहस प्रीतपाल जी डिरेल मत करिए, अच्छे विषय बहस हो रही है। देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बता रहा, सरकारी बता रहे हैं। सुन लीजिए, ये 54,600 रुपए फीस है सालीना मेडिकल कॉलेज की। भतीजा पढ़ रहा है और वो आपने पहले की बताई 4 गुना बढ़ा दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। प्रीतपाल जी विषय को डिरेल मत करिए, ड्रिल नहीं कर रहा। सुन लीजिए, आप आंकड़े रख रहे हैं यहाँ पे। सुन लीजिए, आपके यहाँ दिल्ली में मृत्यु दर बढ़ी है, 6-7% अभी के आंकड़े हैं। लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं। स्वास्थ्य के अब रुकिए प्रीतपाल जी, मैं भी बोल लूं।
फिर भी देखिए, अपने लोगों को प्रितपाल बचा जी, नहीं पा रहे। कृपाल जी हो गया। देखिए अभी मैं दो तीन चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि कोई सरकारें काम नहीं करती, डॉक्टर साहब ने बोला बहुत सारी बातें, मैं वरिष्ठ समाज सेवी साहब उन्होंने बहुत सी बात कही। और जो आप प्रिंसिपल साहब जो आप कह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात कर रहे हैं, वाकई तकरीबन नहीं मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारी बातें बोले, नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने बताया, आपको याद होगा गौरव जी 2012 से पहले इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, सुनिए मैं बता रहा हूँ, 102 108 आई, आप जब गांव के पहले बार लोग चारपाई पे लाद के ले पहुंचाते थे अस्पतालों में, उसके बाद 108 आई गांव पहुंचने लगी एम्बुलेंस। आज इनकी सरकार है विवेक भाई की, 150 एम्बुलेंस से ऊपर होंगी, टाटा मोटर्स के पीछे किसान पथ के किनारे सड़ रही हैं, तो जाके चेक कर लीजिए, भी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं सड़ रही है गौरव जी, सड़ रही है, मैं देखा हूं, बगल में बराबर जाता रहता हूं वहां पे, ठीक है। और आप सोचिए, और ये सरकार अगर इतनी अगर सीरियस होती, आम जनमानस को अगर सुविधाएं पहुंचाना चाहती, तो आज एम्बुलेंस सड़ नहीं रही होती। और इस तरीके से एक दो चीजें नहीं है, और मेरा ख्याल और भी सड़ रही होंगी। इसके पहले सोचिए, इसकी हालत यह है कि अभी आप 108 102 पे फोन करोगे तो जो सुविधाएं पहले थी उतने समय में नहीं पहुंच पाती हैं, आज समय दूना तिगुना समय लग जाता है, पहुंच ही नहीं पाती हैं। आप आए दिन पेपर में देखते हैं, आपके न्यूज में दिखाते हैं, आए दिन पेपर देखते हैं कि बराबर जो है हालत खराब है, बस से बदतर हालत है, न तो अस्पताल में दवाएं हैं, न तो सुविधाएं हैं, न तो आज के समय में आप देखें कि मैंने बताया ना स्ट्रेचर की बात कही मैंने, अभी किसी अस्पताल में चलो स्ट्रेचर आपको नहीं मिलने वाला है, केजीएमसी में चले जाओ, पीजीआई में चले जाओ, आधार कार्ड जमा करो, ये करो वो करो, इतनी भीड़ है। मैं आपको उस बात पे आता हूँ, लोहिया इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्टर समीर साहब हैं, 1 रुपए के पर्चे के ऊपर इलाज होता था जी। आज हालत यह है कि आपने सुविधाएं जस की तस हैं, लेकिन आपको एमआरआई करानी है, 4 महीने बाद आपका नंबर आएगा, आपको सिटी स्कैन कराया है, 3 महीने बाद आपका नंबर आएगा, एक्सरे करानी है, 1 महीने बाद आपका नंबर आएगा। आज ये हालत है जो राजधानी में, जहां पे आपका लोहिया इंस्टीट्यूट जो आपका अस्पताल है, और ये बस से बदतर हालत से गुजर रहा है। और मैं बताऊं एक चीज जान लीजिए, आज कोई भी नेतागिरी कर रहा है, हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, पर डे हम लोग झेलते हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं मिलता है। हमारे पास लोग फोन करते हैं, उनको भर्ती कराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, और सामान्य आदमी की तो बात ही छोड़ दो, सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पतालों में बेड ना मिलने की वजह से मर जा रहे हैं। आप ये जान ली हालत ये है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं एक चीज और, 30 सेकंड बोलूंगा, और देखिए इस सरकार को खूबसूरत, पिछली सरकार ने इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जैसे नेशनल मिश्रा पार्क बनाया गया, तो कम से कम लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लोगों को अच्छा वातावरण मिल रहा है, लोहिया पार्क बना, और आपने एक पार्क तो भी नहीं बनाया, आपने कोई डेवलपमेंट नहीं करी। आप मुझे बताओ लखनऊ के अंदर कोई एक ऐसा काम बता दी विवेक भाई जिसका आपने शिलान्यास किया हो, जिसका आपने सवाल, जिसका आपने शिलान्यास किया हो, जिसका आपने उद्घाटन किया हो, एक कोई काम आप बता दीजिए, आपके पास कोई काम नहीं है। समीर भाई, डॉक्टर समीर, यहाँ पे चंचल राव ने बोल रहे थे आप लोग आरोप लगा देते हैं और हमने काम किया है, और आपने नहीं सच्चाई बताएं, आप बताओ 102 108 हमने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया कि नहीं बनाया, ट्रामा सेंटर 2 बनाया कि नहीं बनाया, हम लोगों ने ये सब काम किया कि नहीं किए, डॉक्टर साहब देख नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर समीर सिंह, डॉक्टर समीर जी, सारी चीज इनके सामने है, बता दें। आपको आवाज आ रही है मेरी जी? यहाँ पर चंचल यादव बोल रहा है कि आप खुश रहे, हमारी सरकार ने काम किया है, समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकारों किसी भी पार्टी ने, मैं तो प्रत्यक्ष गवाह हूँ, मैं इतने सालों से चिकित्सा क्षेत्र से जी, किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। नहीं, कैसे आप कह रहे हो? आप मुझे बताओ, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बना कि नहीं बना? आप मुझे बताओ 200 बेड का अस्पताल बना कि नहीं बना इसी लखनऊ के अंदर? की बात कीजिए, आप छोटे शहरों पहले व्यवस्था कीजिए, छोटे शहरों में आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज बनाया, बदायूं मेडिकल कॉलेज बनाया, चंदौली मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने जौनपुर मेडिकल कॉलेज बनाया, इसी आप आसपास क्षेत्र में बनाया। गौरव जी यहाँ बोलने नहीं देते, इसीलिए हम नहीं आते। नहीं आप बोले जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने कहा कि बोल लीजिए आप। मैंने सिंपल वे में कहा, गवर्नमेंट की नीयत अगर साफ है तो छोटे शहरों में शिक्षा की, इसकी चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं दे। छोटे छोटे शहर है, बलरामपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, बहराइच, वहाँ से मरीज क्यों आते हैं आप? क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं मिलती है जी। वहाँ की स्थिति आप देख लीजिए जाके, क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वहाँ पे थोड़ी सी सुविधाएं कर सके? थोड़ा सा बजट बढ़ा दे शिक्षा के लिए जी, तो हमारी आर्थिक विकास भी और अच्छा हो जाएगा। लोग अगर बीमार नहीं रहेंगे तो और अच्छा होगा जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मेरा बस इतना कहना है। ठीक है। व्यवस्था से कुछ बोल रहे थे आप? धन्यवाद। यहाँ पर डॉक्टर समीर ने आपको राय दी है, थोड़ा बजट बढ़ा लीजिए। कब तक इस बजट पे काम करते रहेंगे? सोच ले आइए, नीति ले आइए, नियति ले आइए, स्वास्थ्य सेवा बेहतर कर दीजिए भाई, जनमानस आप ही को देख रहा है। देखिए गौरव जी, स्वास्थ्य सेवा में बहुत सुधार हुए हैं जी, बहुत सुधार की आवश्यकता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं
हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश कब स्वास्थ्य करेंगे? विभाग 6 साल हो गए, देखिए सुन लीजिए, बड़ी सरकार है आपकी। मैंने आप वो 150 एम्बुलेंस सड़ भी रही है, उसके बारे में बोल दीजिएगा। मैंने पहले ही स्पष्ट किया आपको कि ये स्थिति जाकर के सुधरेगी कम से कम 7 से 10 साल होगी। अच्छा, और समझ एम्बुलेंस सड़ा करके और सुधारेंगे स्थिति। जैसे देखिए कोरोना में ऑक्सीजन की कमी आई थी, हमने तमाम जिला चिकित्सालयों तक में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की, बाराइच तक में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई है ताकि लोगों को ऑक्सीजन मुहैया हो सके जी। तो चुनौतियों से सरकार ने बहुत रूबरू होकर के लड़ा है, उसमें काम भी किया है। नहीं तो कोई आपने काम किया है इसी आप हम लोग राजधानी में बैठे हैं आज को अगर किसी को बेड नहीं मिल रहा है कि एमसी बेड नहीं मिला है पीजीआई बेड नहीं मिला है आपने कोई बेड बढ़ाया है? प्रधानमंत्री के कोष में जो देश के लोगों ने पैसा डाला था उससे आपने बनाया। आपने क्या किया? आपने बजट नहीं बढ़ाया। जब आप बजट नहीं बढ़ाओगे सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों ने दान कर दिए हैं। आप दिल्ली के स्तर पर क्यों नहीं स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे बढ़ाते हो? क्यों नहीं बजट दिल्ली का दिल्ली के 724% करते हो? उस पर आप नहीं बोलोगे। विवेक जी आपकी सरकार पूर्णतः फेल है। ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की जो भाषाएं हैं जहाँ पर ट्रेल हो रही है आपके पास आपसे पास फेल का सर्टिफिकेट प्रिंसिपल जी हमें नहीं चाहिए। आप अपने यहाँ शिशु मृत्यु दर का जो आंकड़ा वो ठीक करा लो, आपके लिए सुझाव है। तो वो नहीं आएगा लखनऊ। नौनिहालों की जो मौतें हो रही दिल्ली में उस पर लगाम लगाइए। आपके इतना पैसा डालने के बाद दिल्ली में शिशु मृत्यु दर बढ़ गई है, क्योंकि आंकड़े ठीक कर लीजिए। आपके पास बजट नहीं है। आप ढोल बजा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूमते हुए वाली फोटो भी यहाँ बहुत जगह लोगों के पास वायरल है। मोहल्ला क्लिनिक में ढोल पीटना बंद करो भाई। मोहल्ला क्लिनिक में शराब की बोतलें, कुत्ते घूमने की फोटोएं और शिशु मृत्यु दर का बढ़ना। बड़ी शब्द कहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक में उत्तर प्रदेश में लाऊंगा। 150 मोहल्ला क्लिनिक लखनऊ के देने से मात्र 40 बने और उसके बाहर लिखा हुआ बड़ा हृदय चिकित्सा, फल्ला चिकित्सा, तल्ला चिकित्सा। एक दिन मैं चला गया अपनी पत्नी को लेकर, तो सिर्फ वहाँ पे बीपी नापा जाता। कहने लगे भैया कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई है। यानी खाली नकल तो किया इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली का। सत्येंद्र जैन का जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल था, जो स्वास्थ्य मॉडल दिल्ली का, भाई सत्येंद्र जैन तो तिहाड़ पहुंच गए। यहाँ किसको तिहाड़ पहुंचवाना चाह रहे हो आप? बीपी की जांच होती है वहाँ पे। सत्येंद्र जैन तो मालिश करा रहे तिहाड़ में, मसाज करा रहे हैं। वो सरकार यहाँ नहीं चल पाएगी। कृपाल जी सत्येंद्र चर्चा न करो भाई। तो तिहाड़ पहुंच के मसाज करा रहे हैं, ये हमारी सरकार में नहीं होने वाला। परेशान न हुई। झूठ बोल रहे हैं। मान लीजिए इस बात को कि आपकी सरकार जी क्या बोल रहे थे? फाइनल कमेंट दीजिए। सुराज जी क्या आपकी क्या राय है इस पूरी डिबेट पर? जी जल्दी बोलिए। जी बिल्कुल, पहले मैं एक बात पे विवेक भाई से पूछना चाहूंगी कि इन्होंने डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं बोला इस पे। मुझे इस बात से बहुत आश्चर्य है जी कि डॉक्टर साहब को इस बात पे कोई एतराज नहीं हुआ। विवेक भाई ने कहा कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में लोग एलोपैथिक ही बनना चाहते हैं। जी आप कौन होते हैं बताने वाले कि डॉक्टर एलोपैथिक होम्योपैथिक का कौन सा बेहतर कौन सा खराब होता है? अच्छा सर, इस तरह से राजनीति करके चीजों को घुमाना बरगलाना आप लोगों की क्या आदत हो चुकी है? आप डॉक्टरों की इंसल्ट कर रहे हैं। दूसरी बात जी सुधा जी, ये आपने जो तर्क लिया है ये कुतर्क के लिए ठीक है। जब मेरिट बढ़ती है, सुन लीजिए, जब मेरिट बढ़ती है तो हाई मेरिट एमबीबीएस की जाती है, उससे नीचे जाते हैं बीडीएस वाले, उससे नीचे जाते हैं होम्योपैथिक वाले, उससे भी नीचे जाते हैं बीएमएस वाले। ये तकारा और को पढ़ाइएगा। हम उस प्रक्रिया से गुजरे हुए लोग हैं। आपके लाल फीताशाही को झेल के यहाँ तक आने वाले लोग हैं। अगर आपने इस लाल फीताशाही के लगाम तोड़े होते तो आज हम लोग भी कुछ और के यहाँ बैठे होते। आपने जो अफसरशाही, जो लाल फीताशाही देश को थोपी। हो गया। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा यहाँ थी, धरती के भगवान की नीतियों को लेकर यहाँ चर्चा थी, सोच को लेकर बेहतर कैसे कर सकते हैं, कवायद कब शुरू होगी, जानकारी कब शुरू होगी, संसाधन कब बढ़ाए जाएंगे और कब हमारे प्रदेश में, देश में स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया जाएगा, परिणाम कैसे बेहतर होंगे, उसके लिए लगातार कोशिश चल रही है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले समय में हमको नीति बनानी पड़ेगी, सोच बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर महज स्वास्थ्य की बात नहीं है, शिक्षा पर भी काम करना जरूरी है। शिक्षा को लेकर भी नीति बनानी जरूरी है। जिस तरह से निजीकरण के माध्यम से बच्चों को लूटा जा रहा है, अभिभावकों को जेब खाली की जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की बहुत जरूरत है। स्वास्थ्य के साथ शिक्षा पर भी यहाँ पर काम करना आवश्यक है। पर चूंकि आज मुद्दा स्वास्थ्य का है, इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि संसाधन की व्यवस्था करिए,
भर्ती करिए, लोगों को रोजगार दीजिए और जनता की सेवा कीजिए। केवल जनसंख्या का रोना मत रोइए। जनसंख्या बढ़ती रहेगी, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। तो यहाँ पर संसाधन बढ़ाइए। हमारे देश के 60% युवा हमारे साथ है, विकास के साथ है, संसाधनों के साथ है। जरूरत है उनको संविदा व्यवस्था जैसी कुरीतियों के साथ न जोड़ते हुए भर्ती कराइए, जोड़िए, संसाधनों को विकसित करिए, बजट बढ़ाइए और जो बदलाव जरूरी है स्वास्थ्य सेवाओं में उन बदलावों को करिए। इसके अलावा जिस तरह से हमारे सुनील कुमार त्यागी ने भी कहा कि यहाँ पर डॉक्टरों को भी धरती के भगवान के रूप पर कुछ उतरना पड़ेगा। केवल पैसा न मानकर गरीबों के शोषण को बंद करना होगा। कुछ बदलाव करिए स्वास्थ्य सेवाओं में भी, कुछ बदलाव करिए सोच में भी और कुछ बदलाव करिए नीति में भी। कि जब तीनों में बदलाव होगा तो स्वास्थ्य सेवा भी बेहतर होगी, अच्छी होगी, लोगों को लाभ भी मिलेगा, सेवा भी होगी और पैसा भी संभलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर भी होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।